आपको स्वागत है मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? हे एवरीवन, इट्स अर्जुन बैक विद अनदर हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी नानी के घर में मेरे साथ घटित हुई एक भयानक घटना की है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गर्मी की चिलचिलाती धूप शहर को तपा रही थी, लेकिन नानी के गांव में पेड़ों की घनी छांव और कोयल की कूक मायूस दिल को भी सुकून दे देती थी। मैं 12 साल का था जब गर्मियों की छुट्टियां बिताने नानी के घर गया। गांव का वातावरण शांत था, मगर शाम ढलते ही एक अलग ही सन्नाटा छा जाता, मानो पेड़ पौधे तक अपनी सांसें थाम लेते। एक रात मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। आसमान में टिमटिमाते सितारों को निहारते हुए मैं धीरे धीरे नींद की गोद में जाने लगा। तभी अचानक दूर से आती हुई एक अजीब सी आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। यह किसी औरत के रोने जैसी थी, मगर उसमें गहरा हाहाकार भी मिला हुआ था। वो आवाज जंगल से आ रही थी, धीरे धीरे करीब आती हुई लग रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर उठा और कमरे के कोने में दुबक गया। दरारों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आवाज अब इतनी करीब थी कि मानो वो खिड़की के बाहर ही गूंज रही हो। अचानक खिड़की के कांच पर एक ठंडा स्पर्श हुआ, मानो किसी नम हाथ ने कांच को सहलाया हो। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वो खुशबू मोहरे जैसी थी, मगर उसमें सड़न की भी गंध थी। डर से कांपते हुए मेरा दिल धड़कने लगा। मैं हिल भी नहीं सकता था, बस कांपते हुए खिड़की के उस पार घूर रहा था। फिर अंधेरे में धीरे धीरे एक काली आकृति उभरने लगी। वो आकृति एक लंबी पतली महिला की थी। उसके घने काले बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें खिड़की के कांच से ही मुझे घूर रही थीं। वो आंखें, वो इतनी डरावनी थीं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो आंखें जंसुहेई मत्सुकुरो मक्कूरो यानी कोयले की तरह काली थीं, और उनकी पुतलियां लाल सिंदूर की तरह चमक रही थीं। मेरी सांसें थम सी गईं। मैं हिल भी नहीं सकता था, बस उस खौफनाक चेहरे को देखता रहा। फिर वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मैं जमीन पर गिरा हुआ पसीने से तरबतर था। मेरी हालत देखकर नानी दौड़ती हुई कमरे में आईं। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनकी गोद में सिर छिपाकर फपक फपक कर रोने लगा। नानी ने मुझे बताया कि वो यक्षिणी थी, एक खतरनाक आत्मा जो अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है। उन्होंने बताया कि इस गांव में कई लोग इस यक्षिणी के चंगुल में फंस चुके हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक सपने जैसी हो गई। मैं दिन में भी सहमा रहता। हर आहट में मुझे यक्षिणी की आवाज सुनाई देती थी। हर अंधेरे कोने में उसका खौफनाक चेहरा नजर आता था। नानी ने मेरी रक्षा के लिए लोहे का एक ताबीज दिया और कहा कि रात को उसे तकिए के नीचे रखकर सोना। लोहा यक्षिणी को कमजोर बना देता है। हफ्तों ऐसे ही कट गए, हर रात डर के साए में, हर सुबह बेचैनी के साथ। आखिरकार मैं नानी से घर वापस जाने की जिद करने लगा। नानी को मेरा डर समझ में आ गया और उन्होंने मुझे जाने दिया। वापस शहर आकर भी मैं उस खौफनाक रात को भुला नहीं पाया। हर रात सोने से पहले मुझे खिड़की के बाहर से आती हुई आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो खौफनाक चेहरा फिर से दिखाई देगा। कुछ समय बाद ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ, मगर आज भी जब भी मैं अकेले में होता हूं या अंधेरा होता है तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नानी के गांव की वो रात मेरे दिल में एक काला साया बनकर हमेशा रह गई। ये कहानी सच है या नहीं, ये आप खुद तय कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अकेले में और अंधेरे में कभी नहीं घूमना चाहिए। वापस शहर आकर भी चीजें जस की तस नहीं रहीं। शहर की रोशनी भले ही गांव के अंधेरे से ज्यादा राहत देती थी, मगर हर रात सोने से पहले मुझे खिड़की के बाहर से आती हुई आवाजें सुनाई देती थीं। ये आवाजें पहले जैसी भयानक तो नहीं थीं, पर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थीं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि धीरे से खिड़की का शीशा सहलाने वाला स्पर्श महसूस हो रहा है। एक रात यह सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया।
सोने से पहले मैंने साफ साफ सुना, मानो कोई खिड़की के बाहर मेरा ही नाम पुकार रहा है। मेरी चीख निकलने से पहले ही नानी का दिया हुआ लोहे का ताबीज गर्म हो गया। उस गर्मी ने मुझे झकझोर दिया। तब मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से उठकर खिड़की के पास गया। पर्दे को हटाने में हाथ कांप रहा था। मैंने थोड़ा सा झांका। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरी रात का सन्नाटा। राहत के साथ ही एक नया डर पैदा हुआ। क्या ये यक्षिणी मेरा पीछा कर रही है? क्या शहर आने के बाद भी मैं उसकी पहुंच से बाहर नहीं हूं? अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं और बार बार होने लगीं। कभी खिड़की के बाहर से आवाजें, कभी अचानक से कमरे का तापमान गिर जाना। मैं सह नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। वह मेरी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें ये सब बचपन की कहानियां लगीं, मगर मेरी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने एक पुराने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आकर पूजा पाठ किया और मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि यक्षिणी कमजोर आत्माओं को अपना शिकार बनाती है। मेरा डर ही उसे मुझ तक खींच रहा है। मैंने हर रात उस मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे वो अजीब आवाजें कम होती गईं। लोहे का ताबीज भी गर्म होना बंद हो गया। 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया। फिर भी आज भी कभी कभी रात में अकेले रहने पर मुझे थोड़ी बेचैनी होती है। नानी के गांव की वो रात और यक्षिणी का खौफनाक चेहरा मेरी यादों में हमेशा बना रहेगा। ये कहानी सच है या नहीं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अकेले में और अंधेरे में कभी नहीं घूमना चाहिए और कभी भी अपने डर पर काबू न खोना चाहिए। डर ही तो असली यक्षिणी होती है। हालांकि वो अजीब आवाजें और बेचैनी धीरे धीरे कम हो गईं, लेकिन एक गहरी चिंता मेरे दिल में बनी रही। क्या हुआ होगा उस यक्षिणी के साथ? क्या पंडित जी के मंत्र ने उसे भगा दिया था या नष्ट कर दिया? कुछ साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मैं फिर से नानी के गांव गया। इस बार वहां का माहौल थोड़ा अलग था। गांव के लोग ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। पूछने पर पता चला कि पिछले कुछ महीनों से कई जानवर रहस्यमय तरीके से मृत पाए जा रहे थे। उनके शरीर पर किसी भी तरह के हमले के निशान नहीं होते थे, बस उनकी आंखें अचानक से सफेद हो जाती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये यक्षिणी का प्रकोप है। पंडित जी के मंत्र ने उसे भगाया जरूर था, लेकिन कमजोर कर दिया था। अब वो गांव के जानवरों को अपना शिकार बना रही थी। ये सुनकर मेरा खून जम गया। क्या मेरा वो डर जिसने यक्षिणी को भगा दिया था अब उसी गांव को परेशान कर रहा था? मैं खुद को बहुत बड़ा गुनहगार महसूस करने लगा। नानी ने मुझे समझाया कि ये मेरी गलती नहीं है। यक्षिणी एक बुरी आत्मा है और उसे मौका मिलते ही वो किसी न किसी को अपना शिकार बनाती। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे मन में यह ख्याल बार बार आ रहा था कि शायद मुझे वापस शहर नहीं जाना चाहिए। शायद मुझे यहीं रहकर किसी तरह से यक्षिणी को खत्म करने का उपाय ढूंढना चाहिए। सुबह होते ही मैंने पंडित जी से बात करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे बताया कि यक्षिणी को खत्म करने का एक ही उपाय है, एक विशेष अनुष्ठान करना जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। ये जड़ी बूटियां गहरे जंगल में मिलती हैं, लेकिन उन्हें लाना बहुत खतरनाक होता है। पंडित जी की बात सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। मैं जानता था ये काम मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये सोचकर कि शायद इस तरह मैं गांव को बचा सकता हूं, मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। अगले कुछ दिन जंगल में गुजरे। ये मेरे जीवन के सबसे डरावने दिन थे। हर आहट में मुझे यक्षिणी का डर सताता था। आखिरकार बहुत मुश्किल से वो दुर्लभ जड़ी बूटियां मिल गईं। पंडित जी ने अनुष्ठान किया। पूरे गांव में एक अजीब सी ऊर्जा छा गई थी। अनुष्ठान के दौरान कई भयानक आवाजें आईं, मानो कोई चीख रहा हो, लेकिन पंडित जी बिना घबराए मंत्रों का जाप करते रहे। अनुष्ठान पूरा होने के बाद गांव में शांति छा गई। इसके बाद कभी भी किसी जानवर को रहस्यमय तरीके से मरते हुए नहीं देखा गया। गांव के लोग बहुत खुश थे और मेरा धन्यवाद कर रहे थे। मैं खुश था कि मैं किसी के काम आ सका, लेकिन यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। इसने मुझे यह सिखाया कि हिम्मत और अच्छाई का सामने कोई बुरी ताकत टिक नहीं सकती। हालांकि यक्षिणी का खतरा टल गया था, लेकिन उसका यह पूरा वाकया मेरे जहन में गहराई से बस गया। मैं हर साल नानी के गांव जाता रहा, लेकिन एक डर मेरे साथ बना रहा।
कहीं ना कहीं ये सोच मन में रहती थी कि शायद यक्षिणी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। शायद वो कहीं दूर किसी अंधेरे कोने में दुबक कर अपनी ताकत वापस ले रही है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। मैं अब काफी बड़ा हो गया था और शहर में अपनी जिंदगी संवार रहा था। एक दिन अचानक नानी का फोन आया। उनकी आवाज घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि गांव में फिर से अजीब हरकतें शुरू हो गई हैं। रात में पेड़ों पर अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और जंगल से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। फौरन घबराहट के साथ मैंने नानी के गांव जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर देखा कि वाकई में गांव का माहौल बदला हुआ था। लोगों के चेहरे पर डर साफ झलकता था। पता चला कि पिछले कुछ दिनों में कई जानवर फिर से मृत पाए गए थे, उसी सफेद आंखों वाली हालत में। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शायद यक्षिणी वापस आ गई है। इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। पंडित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसलिए कोई अनुष्ठान भी नहीं किया जा सकता था। उलझन में पड़ गया। क्या वाकई में यक्षिणी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी? क्या अब गांव को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था? उस रात मैं सो नहीं सका। बार बार यही सोचता रहा कि क्या किया जाए। तभी मुझे अचानक बचपन की वो रात याद आई जब यक्षिणी पहली बार मुझसे मिली थी। मुझे याद आया कि नानी ने बताया था लोहे से यक्षिणी कमजोर पड़ जाती है। सुबह होते ही मैंने पूरे गांव में लोहे की चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हमें लोहे के तख्ते, खुरपे, कुदाल सब कुछ इकट्ठा करना था। फिर हमने गांव के चारों ओर एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी। ये काम आसान नहीं था, लेकिन पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मेहनत की। आखिरकार लोहे की दीवार बनकर तैयार हो गई। उस रात गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हम सब लोहे की दीवार के पीछे छिपकर इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे रात गहराती गई। तभी जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। पेड़ों पर वो अजीब सी रोशनी फिर से दिखाई देने लगी। चंद पलों बाद एक भयानक काले धुएं का गुब्बार गांव की तरफ आने लगा। वह यक्षिणी थी, लेकिन लोहे की दीवार से टकराते ही वो धुआं का गुब्बार चीख उठा। यक्षिणी तड़पने लगी। हमारे पास भले ही कोई पंडित या मंत्र न थे, लेकिन लोहे की ताकत ने यक्षिणी को कमजोर कर दिया था। कुछ देर की तड़प के बाद वो धुआं का गुब्बार धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और आखिरकार गायब हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। हम सब जानते थे कि ये यक्षिणी का अंत था। सुबह होते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोगों ने मेरा धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जान बचाई है। मुझे हालांकि खुशी के मारे दिल नाच रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में कौंधता रहा। क्या वाकई में यक्षिणी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी? कहीं ना कहीं यह डर बना रहा कि शायद ये किसी और रूप में, किसी और कहानी की शुरुआत है। कुछ समय बाद शहर लौटते वक्त मैंने फिर से नानी से पूछा, नानी, ये यक्षिणी आखिर थी क्या? और वो पहली बार मुझसे क्यों मिली? नानी आंखों में चमक लाते हुए बोली, बेटा, ये कहानियां हैं जो जड़ों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आगे बताया कि गांव में पीढ़ियों से एक कहानी चली आ रही है। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने लोभ में अंध होकर जंगल की रक्षा करने वाली आत्मा को बंदी बना लिया था। उस आत्मा को लोहे की जंजीरों में जकड़कर रखा गया था। मगर यह कहानी भी कहती है कि लोहे की जंजीरें टूटने पर वो आत्मा वापस लौटेगी और अपना बदला लेगी। कुछ देर रुककर नानी ने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, शायद वो रात जंगल से कोई चीख नहीं थी, बल्कि लोहे की जंजीरों का टूटना था। यह सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। तो क्या लोहे की दीवार ने असल में किसी यक्षिणी को नहीं, बल्कि उस कैद आत्मा को रोक लिया था? लेकिन फिर वो भयानक चेहरा, वो अजीब सी आवाजें। नानी ने मेरा हाथ थाम लिया। बेटा, सच और कहानी कभी कभी एक दूसरे में मिल जाते हैं। जरूरी यह है कि हम हिम्मत रखें। उन्होंने बताया कि गांव के बुजुर्ग अब जंगल में जाकर उस जगह को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो लोहे की जंजीरें टूटी थीं। उम्मीद है कि वो किसी तरह उस आत्मा को शांत करने का उपाय ढूंढ लेंगे। शहर वापस लौटते हुए मैं खिड़की से बाहर का सूरज देखता रहा। नानी की बातों ने मेरे मन में एक और कहानी जगा दी थी। ये कहानी अंधेरे से नहीं, बल्कि अतीत के अधूरे कार्यों से पैदा हुए डर की थी। इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी था। शायद किसी दिन मुझे इस कहानी को खत्म करने का मौका मिले, शायद ना मिले, लेकिन ये बात तो पक्की है कि मैंने डर पर जीत हासिल कर ली है
और यही इस कहानी की असली जीत है। कई साल बीत गए। मैं अब एक बड़ा लेखक बन चुका था। अक्सर कहानियों की तलाश में दूर दूर घूमता रहता था। एक बार फिर से मुझे नानी के गांव जाने का मौका मिला। गांव पहले जैसा ही शांत था, लेकिन लोगों की आंखों में एक अलग तरह का डर छिपा हुआ था। पता चला कि जंगल में फिर से अजीब हरकतें शुरू हो गई हैं। पेड़ों पर अजीब निशान पाए जा रहे थे और रात में जंगल से अमानवीय चीखें सुनाई दे रही थीं। बुजुर्गों ने बताया कि वो लोहे की जंजीरें वाली जगह तो ढूंढ ली गईं, मगर वहां कुछ नहीं मिला। ना कोई कैद आत्मा, ना ही कोई लोहे का टुकड़ा। मानो सब कुछ हवा हो गया हो। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या वो आत्मा कहीं और भाग गई थी, या फिर कहीं और रूप ले चुकी थी? उस रात सोते समय मुझे अचानक बचपन का एक और ख्वाब आया। ख्वाब में वही लंबी काली आकृति खिड़की के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथों में जंजीरें नहीं थीं, बल्कि एक पुरानी किताब थी। उस किताब का मुख पृष्ठ जला हुआ था, मगर मैं साफ साफ देख पा रहा था कि उस पर यक्षिणी कथा लिखा हुआ था। ख्वाब टूटने के बाद भी मेरा मन बेचैन था। सुबह होते ही मैंने बुजुर्गों को ये ख्वाब सुनाया। उन्होंने सोच विचार कर बताया कि गांव में पीढ़ियों पहले एक तांत्रिक रहता था, जिसके पास जादू की किताबें हुआ करती थीं। कहते हैं उसकी मौत के बाद वो किताबें कहीं जंगल में खो गईं। शायद मेरा ख्वाब उन्हीं किताबों की तरफ इशारा कर रहा था। शायद वो आत्मा किसी किताब में कैद हो गई थी और अब किसी ने उसे रिहा कर दिया है। गांव के लोगों के साथ मिलकर हमने जंगल में वो किताबें ढूंढने का फैसला किया। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हमें जंगल के एक गुप्त स्थान पर जमीन के अंदर दबी हुई कुछ पुरानी किताबें मिलीं। उन किताबों में से एक वही थी जिसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। उसे खोलते ही उसमें लिखे भयानक मंत्रों से कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, शायद इस आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने पुरानी परंपराओं के अनुसार कुछ पूजा पाठ किया और उस किताब को अग्नि को समर्पित कर दिया। कुछ देर बाद जंगल से आने वाली भयानक आवाजें बंद हो गईं। पेड़ों पर भी कोई अजीब निशान नहीं दिखाई दिए। लगता था मानो जंगल फिर से शांत हो गया हो। गांव के लोगों ने मेरा एक बार फिर से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी जान बचाई है, लेकिन इस बार मुझे ये खुशी अधूरी सी लगी। शायद इसलिए कि ये कहानी अभी भी अधूरी थी। ये कहानी अतीत के अधूरे कार्यों और उनके परिणामों के बारे में थी। ये कहानी डर पर जीत के साथ साथ जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाती थी। मैंने गांव वालों से वादा किया कि जब भी मुझे इस कहानी को खत्म करने का कोई उपाय मिलेगा तो मैं जरूर लौट कर आऊंगा। शहर वापसी के बाद मैंने उन पुरानी किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि उन किताबों में कहीं ना कहीं और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी यक्षिणी की कहानी, डर पर जीत और अतीत के अधूरे कार्यों का सामना करने की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नई नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।